लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इस बार किसी भी एक पार्टी का बहुमत नहीं आया। 2014 और 2019 के चुनाव में कमाल का प्रदर्शन करने वाली बीजेपी भी इस बार 272 के आंकड़े को छू नहीं पाई और हालांकि उसे सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। उसके खाते में 240 सीटें आई हैं। वहीं कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की। ओवरऑल देखा जाए तो एनडीए को 292 सीटें मिली। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन को 234 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अब केंद्र में किसकी सरकार बनती है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया। आपको ये बता दें कि देश में एनडीए की सीटें घटी हैं। वहीं 400 पार के आंकड़े को बीजेपी छू तक नहीं पाई। बीजेपी नेताओं का ये कहना था कि 400 का आंकड़ा पार जरूर होगा, लेकिन बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। यूपी में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 33 सीटों पर बीजेपी को सिमटना पड़ा, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई हैं। इस मुद्दे पर दरअसल सभी लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और ऐसे में तमाम जो दल हैं, नेताओं का ये भी कहना है कि इस पर मंथन किया जाएगा। तो देखिए, इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे और लेकिन चर्चा से पहले लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरी एनडीए सहयोगी दलों के साथ में जहां 400 पार का नारा दे रही थी, वहीं आपको बता दें 300 के अंदर ही सिमट गई बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ में। वहीं आपको बता दें कि यूपी में मिशन 80 को जो जीतने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, वहीं 33 सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज हुई है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सामने निकल कर आई है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम सारे वो चेहरे, डिम्पल यादव समेत तमाम सारे वो चेहरे थे जिनको जीत दर्ज हुई है। वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि जो रायबरेली से राहुल गांधी को भी बड़ी जीत मिली है, अमेठी से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे नाम थे जिन पे बड़ी उम्मीदें थी, उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसमें से मेनका गांधी सुल्तानपुर से, वहीस्पति रानी अमेठी से और उसके साथ में अगर हम बात करें तो कौशल किशोर मोहनलालगंज से तीसरी बार हैट्रिक लगाने आ रहे थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बहुमत तो जरूर मिला है बीजेपी सहयोगी दलों को, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो दावे थे, जो कोशिश थी कि 400 पार इस बार करने का दावा था, वो 400 पार का जो दावा है वो पूरा नहीं हो सका। वहीं यूपी में मिशन 80 को पूरा करने का जो दावा किया जा रहा था, वही 40 से भी कम सीटें यानी 33 सीटें हैं वो बीजेपी को मिली है। फिलहाल देखना है कि अब किस तरीके की तस्वीर सामने आने वाली, क्योंकि बहुमत तो जरूर मिला है, लेकिन अब ये देखना होगा किस तरीके से अब इसमें क्या कुछ बदलाव है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई बड़े चेहरे थे जिनकी साख दांव पर थी और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा, कई ऐसे चेहरे जिन्होंने बड़ी जीत भी दर्ज की है। रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो देखिए, कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनसे उम्मीद थी, कुछ ऐसी वीआईपी सीटें जिनसे उम्मीद थी बीजेपी को। हालांकि बीजेपी यानी एनडीए उतनी उम्मीद के मुताबिक खरी नहीं उतर पाई, उम्मीद के अनुरूप सीटें हासिल नहीं कर पाई। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि यूपी को तो फिलहाल के लिए बीजेपी के लिए एक सेफ राज्य माना जा रहा था। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि इस बार आप देखेंगे कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, जो कि हुआ भी यही। एग्जिट पोल्स में पूरी तरीके से उलटफेर नजर आया और जब एग्जिट पोल्स पूरी तरीके से गलत एग्जैक्ट पोल में साबित हुए, यानी चुनावी नतीजों में साबित हुए, तो हर किसी ने यहां पर सवाल किए कि आखिरकार ऐसी कौन सी बड़ी वजह रही, कौन से बड़े फैक्टर्स रहे जहां पर बीजेपी का जनाधार उत्तर भारत में कम होता चला गया, सीटें यूपी में कम होती चली गई। हालांकि उड़ीसा जैसे राज्य में और दक्षिण में बीजेपी ने सीटें बढ़ाई हैं, वहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने किया, लेकिन उत्तर भारत में बीजेपी की सीटें थोड़ी सी कम हुई हैं। लिहाजा खास तौर पर सबसे बड़ा सूबा जहां से देश की राजनीति चलती है और जहां देश की राजनीति तय की जाती है, वहां पर अगर सीटें घटी हैं तो लिहाजा यहां पर विचार का एक सबब बनता है बीजेपी के लिए, नेताओं के लिए, कि क्या बड़े फैक्टर्स रहे, क्या ओवर कॉन्फिडेंस इसकी वजह मानी गई, मुद्दों को पूरी तरीके से वो भुना नहीं पाए, या फिर सही मुद्दों को जनता के बीच में रख नहीं पाए, या किसी प्रकार की कोई नाराजगी थी, एंटी इनकम्पेंसी थी, सत्ता विरोधी लहर थी। क्या बड़े फैक्टर्स थे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, 4 जून को जब चुनाव नतीजे घोषित हुए, तब धीरे धीरे जब हम रुझानों की तरफ बढ़ रहे थे, शुरुआती रुझानों में कुल मिलाकर कोई स्पष्ट तौर पर एक स्थिति साफ नहीं हो पाई, लेकिन जैसे जैसे कई टेबल राउंड
काउंटिंग पूरी होती गई, जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे यूपी की स्थिति और यूपी में बीजेपी की स्थिति ज्यादा खराब नजर आई। तो देखिए क्या बड़े फैक्टर्स रहे, इसको विश्लेषण के तौर पर किस तरीके से देखा जाए, इसका आकलन कैसे किया जाए, इसको चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे, तो मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आप दोनों खास मेहमानों का। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगी, उसके बाद मैं अपने विशेषज्ञों के पास जाऊंगी। अभिषेक, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हलचल अब बीजेपी के भीतर देखने को मिल रही है। अब तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम आकलन करेंगे, ये तो चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनके हाव भाव में वो ऊर्जा नजर नहीं आई। वो 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए, उसके बाद उनके हाव भाव में उतनी ऊर्जा और उतनी खुशी महसूस नहीं हुई। जी हाँ, बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसमें भी जिस तरह की ऊर्जा, जिस तरह की चेतना के साथ वो बात करते हैं, वैसी चेतना नजर नहीं आ रही थी। हाँ, इस बात का आकलन वो भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हो कि कहाँ कमी रह गई, लेकिन इनिशियल जो जानकारियां मिल रही है, प्रारंभिक जो जानकारियां मिल रही है, बिल्कुल साफ है कि जिन 40 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बदलने चाहिए थे, वहां पर प्रत्याशी नहीं बदले गए, और उस वक्त का रिस्क ना लेना इस हार की बड़ी वजह बनी है। उत्तर प्रदेश में जो बड़ी सीटें हारी भारतीय जनता पार्टी, इसकी वजह बनी है। वो 40 सीटों की बात की जाए तो जिनमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, व्यक्तिगत तौर पर प्रत्याशी को लेकर नाराजगी, और ये सारी वजहें थी जो बाकायदा एक सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी गई। लेकिन उस वक्त ये आकलन किया जा रहा था कि अगर इस व्यक्ति विशेष जो भी सांसद प्रत्याशी होंगे उन्हें टिकट नहीं दिया जाता, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो उस प्रत्याशी को पिछले 2 बार से चुनाव लड़ा रहा है, जिता रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू करेगा। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी किसी अंदरूनी लड़ाई को नहीं लड़ना चाह रही थी, और शायद यही वजह थी कि वो गलत फैसला आज आकर इस तरह उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को बदलने की वजह बना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी 2004 के बाद इस तरह के नतीजे लोकसभा चुनाव में लेकर आई है। जिन सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए थे, वहां और ये अब तक का समाजवादी पार्टी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है अभिषेक, और लिहाजा इससे एक बूस्टअप भी मिला है पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कैडर को एक बूस्ट मिला है, जिसका असर अब विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं मनोज जी के पास रुक करना चाहूंगी। मनोज जी, आप इस नतीजों से सरप्राइज हुए थे कल जब ये नतीजे घोषित हुए, जब ये नतीजे आए, तो आपका आकलन किस प्रकार का रहा? कहां पर बीजेपी की कमी रही? क्या जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि प्रत्याशियों को रिपीट नहीं करना चाहिए था, वहां पर रिपीट किया गया, जहां पर बदले जाने चाहिए थे वहां पे बदले नहीं गए, कुछ ऐसा आकलन है आपका? नहीं, नतीजे चौंकाने वाले बिल्कुल नहीं थे, और इसका प्रमाण तो आपके चैनल पे पूर्व को डिबेट बता देंगी। मैं कई बार इस बात को कह चुका था कि जमीनी हकीकत मंचों की हकीकत और जुलूसों से अलग है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत अगर 14-19 को हम कहेंगे, तो 24 के हार को भी हमें याद रखना चाहिए। उसके पीछे बेसिक जो कारण था, संविधान, आरक्षण, जातिगत आंकड़े, और जो बातें मंच से राहुल या अखिलेश यादव समझाने का प्रयास किए पीडीए और एनडीए के अगेंस्ट, वो बातें लोगों को समझ में आई। यही वजह है। आप विचार करिए कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र बनारस, उनकी हार का अगर आप जीत का उनके रेशियो देखें तो 1.5 लाख से जीतने, कहा 5 लाख से जीतते थे। तो अभी 22 का चुनाव अप्रत्याशित जीत रही है आपकी। 19 में हम 80 में 62-63 देते हैं, 14 में आपको 80 में 73 देते हैं। तो जो एक मूल अंतर था, देखिए, इनके 400 पार के नारे को 350 प्लस 370 के नारे को अगर कहीं बट्टा लगा है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगा है। उसके बाद क्या हम हरियाणा की बात कर लें, हम महाराष्ट्र की बात कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेसिक जो, जैसे अभी अभिषेक जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। इनको पता था कि प्रत्याशियों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है, और जो इनके गठबंधन के साथी थे वो इनको कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे, बल्कि उनसे उनका तो लाभ हुआ,
चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, अगर हम पटेल की बात कर ले, बाकी चीजों की बात कर ले, तो एक एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का अंदाजा रहा होगा, क्योंकि कोई नई बात नहीं थी। नारे आपके वही थे, 80 में से आप 89, 79 और 73 की बात करते थे, जबकि जमीनी हकीकत बाकी चीजों, आप लखनऊ के बगल में देखिए, मोहनलाल का आप देखिए, बाराबंकी देखिए, आप सुल्तानपुर देख लीजिए, अमेठी, राहुल गांधी के जाने की, भागने की, दौड़ाने की चर्चा बहुत बार हुई, पर क्या इस पर बात हुई कि अमेठी में 2014 में हार के बावजूद भी स्मृति ईरानी 19 में जब हराती हैं राहुल गांधी को, तब भी डटी रही और वो किशोरीलाल शर्मा से हार जाती हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा अगर व्यापक असर पड़ा, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज जो सरकार की बात हो रही है राजग और एनडीए की बात हो रही है, और भाजपा की सरकार की बात नहीं हो पा रही। कल मोदी जी के भाषण अगर आप देखें, और एक बात बता दे कि मोदी जी, अमित शाह या बाकी जो टीम है, इनको जो बहुमत के आंकड़े पर सरकार चलाने का अनुभव है, आने वाले समय में सरकार किसकी बनती, मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, या इनके जो चिर परिचित सहयोगी पहले हुआ करते थे एनडीए के, वो उद्धव ठाकरे या की बात कर ले, वो अब इनके साथ नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को कौन किसको छोड़ के जाता है। सरकार किसी की बने, पर मजबूत सरकार नहीं बनेगी, सरकार में मजबूरी आपको पल पल दिखेगी। मनीष अग्रवाल जी, आपका रुख करते हुए आपका विश्लेषण क्या कहता है? अमेठी से स्मृति ईरानी का हारना, रायबरेली से पहली मर्तबा चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी का इस कदर जीतना, ये क्या दर्शाता है आने वाली राजनीति के लिहाज से, और विपक्ष को ये और कितना मजबूत कर देता है? समाजवादी पार्टी अपने ही दम पर 37 सीटें जब ले आती है, तो लिहाजा वो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है कार्यकर्ताओं में और कैडर में और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में। तो आप इसको किस राजनीति की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, इस तरीके के चुनाव में बदलाव आते रहते हैं। पहले भी समाजवादी पार्टी यूपी में 38 से 40 सीटें लाके यूपीए 2 में रही थी, तब कोई मंत्री पद नहीं मिला था, और 17 सीटों में माननीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने थे। तो राजनीति में इस तरीके के बदलाव आते रहते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भाजपा और राज्यों में लेती रही। पता नहीं यूपी में चुनाव के समय उन्हें क्या ऐसा फीडबैक मिला कि वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाए। भाजपा ने गुजरात में पूरी सरकार बदल दी थी, हरियाणा में पूरी सरकार बदल दी थी, तो भी 10 में से 5 सीटें रिटेन हुई, चीफ मिनिस्टर बदल दिया था। आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जब आपके संवाददाता कह रहे हैं कि टिकट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए एंटी इनकम्बेंसी थी, तो सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए था। उनका अपना आकलन रहा होगा और उसका उन्होंने खामियाजा बिल्कुल अपने सामने देख लिया। केंद्रीय मंत्रियों का हारना, सहयोगी दलों का हारना, जो लोग कभी ऐसा नहीं लगता था चुनाव हारेंगे, वो भी हार रहे हैं। इसी को जनतंत्र और लोकतंत्र कहते हैं। इसी से हमारी आस्था जो है वो ईवीएम में बढ़ती है, भारत के लोकतंत्र में बढ़ती है। विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि आज ईवीएम में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लोकतंत्र में कोई समस्या नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के अगर रिजल्ट को देखें तो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला दोनों अपना अपना चुनाव हारे हैं। आप देखें तो भारत में पहली बार उड़ीसा में बीजेपी अपनी फुल फ्लेज मेजोरिटी की सरकार बना रही है, केरला में एक सीट जीत रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बदलाव होते हैं। भाजपा को या किसी भी पार्टी को राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जैसा अभी मनोज जी कह रहे थे, मिली जुली सरकारें जो बनती हैं वो उतना स्टेबल नहीं होती हैं, ऐसा पहले प्रतीत हुआ है। लेकिन सरकारें हर तरीके की चलती हैं। आज आप देखिए कि इंडिया गठबंधन को जितनी सीटें मिली हैं, उस कुल से ज्यादा सीटें भाजपा को अकेले अपने दम पे मिली हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का डिनाइल है, लोकल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है, उसमें दलितों का इम्पैक्ट है, फीडबैक्स भी सही तरीके से नहीं मिले। ठीक है, अभिषेक का मैं रुक लेती हूं। मिस कर रहे हैं, जो मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि बीएसपी को 0 सीटें मिली हैं। हाँ। क्या उसका भी एक आकलन होगा कि दलित वोट किस तरफ गया है? सिर्फ 0 सीटें बीएसपी को मिलना बहुत बड़ी बात। और इतना बड़ा कैडर होने के बावजूद भी, यूपी में बहुत बड़ा कैडर है मायावती का, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक भी सीटें नहीं हासिल कर पाती हैं, तो वो वोट आखिर बटा कहां पर, उसको लेकर भी आकलन करना होगा। अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस रहा, ये एक वजह मानी जाए कि इस तरीके का मैंडेट बीजेपी को मिला है यूपी में, और उत्तर भारत में कई जगह पर ऐसी
चौंकाने वाले नतीजे कई सीटों पर आए हैं जहां पर उम्मीद नहीं की गई थी। हरियाणा से लेकर यूपी तक, हरियाणा में भी इन सीटों की उम्मीद शायद बीजेपी ने नहीं की थी, वहां पर भी 50-50 का मुकाबला रहा। और यहाँ पर तो आप स्थिति देख ही रहे हैं, यूपी में, दक्षिण में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया गया, सीटें बढ़ाई गई, ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार। तो ऐसे में ये मान लिया जाए कि उत्तर भारत को लेकर, यूपी को लेकर कहीं बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस थी और यही ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। देखिए, एक बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक बात की तरफ इशारा नहीं हो पाया कि सबसे बड़ा वो वोट बैंक जिसने 2014 और 2019 में इस तरह का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को दिलाया था, वो पूरी तरह दलित वोट बैंक था, जो बसपा सुप्रीमो मायावती के कहीं ना कहीं कहने पर, इशारे पर वोट बैंक 22%, कहीं 28%, कहीं 18%, कहीं 19% बैक होता रहता था। इस बार जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, संविधान बदलने को लेकर हो, उस नैरेटिव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई शील्ड तैयार नहीं कर पाई। और शायद यही वजह है कि पूरी तरह दलित वोट बैंक, जो बसपा सुप्रीमो मायावती का कहा जाता था, बसपा का कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ पूरी तरह होता हुआ नजर आया है। चाहे वो वजह आरक्षण की हो, चाहे वो वजह संविधान बदलने की हो, ये सारी बातों के पीछे जो काट था वो भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ा कर पाई, मजबूती से इन सारी बातों पर चर्चा नहीं कर पाई, मंच से जवाब दिया नहीं दे पाई, या इन बातों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई, जनता का ध्यान आकर्षित होते हुए भी अपना जवाब नहीं दे पाई उनको। यही वजह है कि वो वोट बैंक कहीं ना कहीं हुआ है। और शायद यही वजह है कि वो प्लस वोट बैंक थी, क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन रहा उत्तर प्रदेश में, बसपा के साथ गठबंधन रहते हुए जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में बसपा को फायदा हुआ था, उसके पीछे ये कहानी कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी का वोट बसपा को शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बार ठीक उलट, जो वोट बैंक बसपा के साथ जाता था, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, चाहे वो आरक्षण की बात पर, चाहे वो संविधान बदलने की जो नैरेटिव कहा जा रहा था उसको लेकर शिफ्ट हुआ। और शायद यही वजह है कि वो सीटें कहीं ना कहीं फंस रही थी, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, यादव वोट बैंक हो, ओबीसी वोट बैंक हो। कांग्रेस का अपने कैडर की क्या हालात है वो किसी से बात नहीं चुकी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यही वजह है कि कांग्रेस भी 6 सीटें जीत गई। उस वोट बैंक का प्लस होना कहीं ना कहीं कुछ फंसी हुई सीटों के लिए संजीवनी का काम कर गया, कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर गया, समाजवादी पार्टी के लिए पीछे से बैकअप सपोर्ट की तरह काम कर गया, और उसी वोट बैंक ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी बदल दी। जी ठीक है, मनोज जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मनोज जी, अब एनडीए कुल मिलाकर देश में भी एक ऐसे, अगर हम एनडीए की बात करते हैं देश भर में, तो वो ऐसे एक मझधार में फंसी है जहां पर उसे सहारे की जरूरत है। और यही वजह है कि शायद नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की चर्चाएं अब ज्यादा हो रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर धरातल पर। हर कोई अब बात कर रहा है कि क्या होगा, अब कुछ बड़ा हो सकता है क्या, अभी भी कई संभावनाएं हैं क्या, इसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, दो चीजें हैं। जो एक बात बड़ी कल मोदी जी ने भी कही कि जितनी सीटें हम अकेले बीजेपी के आए, उतनी पूरे विपक्षी गठबंधन को मिलाकर के भी नहीं आई है। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू ये है कि इंडिया गठबंधन के पास खोने को कुछ नहीं, और क्षेत्रीय 14 और 19 के परिणाम ने क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल हाशिए पे कर दिया था, क्योंकि भाजपा की सरकार स्वयं के संख्या बल से बहुमत के आंकड़ों को पार कर रही थी। अब जब आपको नीतीश के या चंद्रबाबू नायडू या अन्य साथियों की जरूरत पड़ेगी, लगभग उसमें इनके 13-14 साथी, जिनके 1, 2, 3, 4, 5, 7 करके सीटें आई हुई हैं, तो गठबंधन की सरकार में क्षेत्रीय दलों की अपनी राय, अपने विचार, अपनी सहमति, अपने मुद्दे अलग होते हैं। जब आप 240 को लेकर के 273 के आंकड़े पर सरकार बनाएंगे और गठबंधन लेंगे, तो आने वाले जो बड़े निर्णय, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों में बहुत कड़े और बड़े निर्णय लिए हैं। इससे कोई बात दिगर नहीं हो सकती। 370 का हो, जीएसटी का हो, नोटबंदी का हो, या बाकी चीजों को लेकर के, और जो इनका कमिटमेंट है मोदी 3 सरकार में कि हम यूपीए, यूसीसी से लेके बाकी चीजों पे बात करेंगे। जब उस तरीके के बिल की बात आएगी तो कहीं न कहीं गठबंधन के नेताओं का मुंह देखना पड़ेगा। सरकार में शेयर हिस्सेदारी की बात होगी। तो अब इसीलिए मैंने कहा कि मजबूत सरकार और मजबूर सरकार हमेशा, अब अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए मोदी से पहले 2014 से पहले
हमेशा सरकारें गठबंधन की चलती रही। 89-90 के बाद जब बदलाव आया मंडल कमांडर को लेकर के, उस स्थिति में अगर 2024 बहुत बड़ा बदलाव होता है, 35 साल बीतने के बाद स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हैं, आपके अपने वाद्य मंच से बदल गए हैं। 2026 में चुनाव कई जगह है, आप ममता को देखिए नहीं भूल सकते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी 14 में 4 सीट थी, 19 में 18 आई, वहां फिर बैकफुट पे अगर 10-11 पे पहुंच जाती है, तो ये ऐसे दल हैं जो बहुत मजबूती से निकले हैं। ममता को, अखिलेश को, फिर मजबूत आपकी जो सरकार और परंपरा, मजबूत सरकार में अंतर होता 10 है। सेकंड 10 सेकंड, जो आपके परंपरागत साथी रहे हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, आप देखिए किस तरीके से उभर के आए उनकी संख्या में। ठीक। तो इन सब चीजों का संकट आने वाले लोकसभा सदन में सरकार चाहे जिसकी बने उसको लगातार फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। मनीष अग्रवाल आपका भी बहुत शुक्रिया। अभिषेक